माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। आप सभी भक्तों का माता रानी से जुड़े इस तीर्थधाम यात्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली उन सभी भक्तों के लिए जो माँ वैष्णो देवी जा रहे हैं या फिर जाने की योजना बना रहे हैं। उनके मन में बहुत से सवाल रहते हैं कि कैसे माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहिए और कौन सा सही समय रहेगा वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर रुकने की क्या व्यवस्था है, माँ वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, माँ वैष्णो देवी की पैदल यात्रा में कितना समय लगता है, और अंत में हम बात करेंगे कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने में कितना खर्चा आता है और आप कैसे पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, RFID कार्ड कहाँ से बनवाएं। इसके अलावा आज का वीडियो उन सभी भक्तों के लिए भी है जो कम बजट होने के कारण यात्रा नहीं कर पाते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कम बजट में भी आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको माँ वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माँ वैष्णो देवी कैसे जाएं। वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन ट्रेन है। कटरा में ही माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहाँ के लिए सभी मुख्य शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिलती है। तो आप बाई ट्रेन कटरा तक आ सकते हैं। अगर आपके शहर से कटरा तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड बना हुआ है। बस स्टैंड से हर 5 से 10 मिनट में कटरा के लिए बस निकलती है। 70 से 100 रुपये के टिकट में आपको बस द्वारा 2 घंटे में कटरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां पर भी रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटो मिल जाएगा, जो कि आपको 10 मिनट में कटरा बस स्टैंड छोड़ देगा। वैसे कटरा में बहुत से धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनमें आपको 300 से 2500 तक में आपको कमरे मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कटरा में कम बजट में कहाँ पर रूम मिल जाएंगे। कटरा बस स्टॉप के पास में ही वैष्णो देवी ट्रस्ट का निहारिका भवन बना हुआ है, जिसमें आपको 100 रुपये में डोरमेट्री मिल जाती है, जो कि कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। और अगर आप यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं तो आपको AC रूम 1400 रुपये में और नॉन AC रूम 850 रुपये में मिल जाएगा। साइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन रूम बुकिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलता है तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप रूम ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 400 से 1000 रुपये तक रूम मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे भक्त अर्धकुमारी व भवन में भी रात में रुकते हैं। अर्धकुमारी को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अर्धकुमारी पर रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर भी 2 भवन बने हुए हैं, जिनमें आपको एक भवन में 700 रुपये में रूम मिल जाता है। वहीं दूसरा भवन जो बना हुआ है उसमें 120 रुपये में डोरमेट्री मिल जाती है। अगर बात करें भवन की तो यहाँ पर 3 भवन बने हुए हैं। मनोकामना भवन, जहाँ पर 120 रुपये में आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। इसके अलावा मुख्य भवन और गौरी भवन बने हुए हैं, जहाँ पर आपको रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको डोरमेट्री नहीं मिलती है। अगर आप गौरी भवन रुकना चाहते हैं तो डबल बेड रूम सेट 900 रुपये में, 4 बेडेड रूम 1450 रुपये में, 6 बेडेड रूम 1900 रुपये में आपको मिल जाता है। अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे सस्ता ऑप्शन डोरमेट्री ही है। अगर आपको अर्धकुमारी या भवन में रूम नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ओढ़ने के लिए कंबल भी मिलता है, जिसका चार्ज आपसे 100 रुपये लिया जाता है, जो कि कंबल की सिक्योरिटी चार्ज होता है। सुबह जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपके 100 रुपये भी आपको वापस कर दिए जाते हैं। यहाँ पर कंबल की सेवा निःशुल्क है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि अर्धकुमारी, भवन और कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा सही समय रहेगा वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। वैसे तो साल में कभी भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन साल में 2 नवरात्रियाँ पड़ती हैं, जिनमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप भीड़ नहीं पसंद करते हैं तो आप नवरात्रि का सीज़न अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही आप मानसून के सीज़न को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस वजह से लैंडस्लाइड होने पर का भी डर रहता है। इसके अलावा साल में कभी भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा आप कर सकते हैं। अगर सबसे अच्छे समय की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी
का सीजन बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय भीड़ भी कम होती है, जिस वजह से आप माता रानी के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि माँ वैष्णो देवी यात्रा पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अगर बात करें खाने पीने की, तो बहुत से होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आप भर पेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे होटल साइन बोर्ड द्वारा संचालित किए जाते हैं, जहाँ पर खाने की कीमत फिक्स रहती है। तो यहाँ पर आपको 80 से 100 रुपये में थाली सिस्टम मिल जाता है, और यहाँ पर कई सारे लंगर भी लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप फ्री में भी खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि कैसे आपको माँ वैष्णो देवी जाकर दर्शन करना है। अगर आप शाम को कटरा पहुँचते हैं तो उस रात आप कटरा में ही रुक जाइए और सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी पैदल यात्रा शुरू कीजिए। लेकिन यात्रा करने से पहले आप कटरा में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ से आप RFID कार्ड बनवाइए, उसके बाद आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। कटरा से आप बाणगंगा तक पैदल भी जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो आपसे 20 रुपये पर आदमी के हिसाब से लेता है और आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर छोड़ देता है। बाणगंगा चेक पोस्ट पर आपके सामान की चेकिंग और आपकी पूरी चेकिंग होती है, और साथ ही आपका RFID कार्ड भी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। अगर आप चलने में असमर्थ हैं या आपके साथ बुजुर्ग हैं, तो आप बाणगंगा से घोड़ा पालकी ले सकते हैं। जैसे ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, तो थोड़ा आगे ही यहाँ पर गुलशन कुमार जी का टी सीरीज वालों का लंगर लगता है, जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ से भवन जाने के लिए 2 रास्ते हो जाते हैं। एक है नया रास्ता, जिसे ताराकोट मार्ग कहा जाता है, और दूसरा बाणगंगा मार्ग। जो ताराकोट मार्ग है वो भी सीधा आपको अर्धकुमारी भवन पर ही निकालता है, और जो बाणगंगा मार्ग है वहाँ से आप चरण पादुका बाणगंगा के दर्शन करते हुए अर्धकुमारी तक पहुँचते हैं। जो ताराकोट मार्ग है वह 2 किलोमीटर लंबा है। ताराकोट मार्ग से जाने पर आपको एक फ़ायदा तो मिलता ही है, वहीं एक नुकसान भी मिलता है। फ़ायदा यह है कि इस मार्ग में घोड़ा खच्चर पालकी नहीं चलते हैं, यह सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही बनाया गया है। और नुकसान यह है कि यह 2 किलोमीटर लंबा है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि पुराने मार्ग से ही जाएं, क्योंकि अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर की ज़्यादा यात्रा करनी पड़ेगी। बाणगंगा मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बाणगंगा मिलती हैं। कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर बाणगंगा प्रकट की थी, जिसके चलते हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। और कहते हैं कि माता ने यहीं पर अपने केस भी धोए थे, जिसके कारण इसे बालगंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम चरणपादुका मंदिर पहुंचते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता ने पहली बार भैरवनाथ को पलटकर देखा था, जिस कारण यहाँ पर माता के चरणों के निशान बन गए थे, जिस कारण इसका नाम चरणपादुका मंदिर पड़ा। यहाँ पर सभी भक्त रुक कर माता के चरणपादुका के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आप अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जब आप पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जगह जगह पर साइन बोर्ड द्वारा संचालित कैंटीनें बनी हुई हैं, जिस वजह से आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पूरे रास्ते में। और आपको यहाँ पर वॉशरूम, वाटर ATM की भी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर आराम करने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और साथ ही आपको डिस्पेंसरी की भी सुविधा मिल जाती है। जो भी माता रानी का ट्रैक है वह काफ़ी साफ़ सुथरा है, और आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होती है। पैदल यात्रा आपकी काफ़ी अच्छे से पूरी हो जाती है। अगर आपको ट्रैकिंग के दौरान मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो जगह जगह पर क्लिनिक भी बने हुए हैं। चरण पादुका के बाद अब हम अर्धकुमारी पहुंचते हैं। अर्धकुमारी मंदिर में गर्भजून बना हुआ है। कहते हैं कि यहीं पर माता ने 9 महीने गुफा में रहकर तपस्या की थी, जिस कारण इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा। अब बात कर लेते हैं कि आपको अर्धकुमारी में दर्शन कैसे करने हैं। अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए ग्रुप सिस्टम रखा गया है। अर्धकुमारी में जाने के बाद आपको ग्रुप नंबर लेना होगा। ग्रुप नंबर लेने के बाद जब आपका नंबर आता है तब आप गर्भजून के दर्शन कर सकते हैं। गर्भजून में आपका नंबर आने में कितना समय लग जाएगा? पीक सीजन में आपका 12 से 24 घंटा लग सकता है। वहीं अगर ऑफ सीजन की बात करें तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आपको गर्भजून में दर्शन करने के लिए 4 से 5 घंटे का वेटिंग टाइम बताया गया है तो आप गर्भजून में ही रुककर गर्भजून के दर्शन करने के बाद ही भवन की यात्रा स्टार्ट कीजिए।
यदि आपको 12 से 24 घंटे का टाइम दिया गया है तो आप भवन के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट कर लीजिए और भवन से वापस आने के बाद आप अर्धकुमारी के दर्शन कर लीजिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि जाते समय ही जब आप अर्धकुमारी पहुँचें तभी अपना गर्भजोन की पर्ची ले लें, ताकि जब आप भवन से दर्शन करके वापस लौटें तब तक आपका नंबर नज़दीक आ चुका होगा। ऐसा करने से आपका काफ़ी समय बच जाएगा। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो आप अर्धकुमारी से अपना टोकन ले लीजिए और आप भवन के लिए निकल जाइए और भवन से दर्शन करने के बाद वापसी में आप अर्धकुमारी में गर्भजोन के दर्शन कर लीजिए। और अगर आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो उसकी सभी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है कि आप कैसे अर्धकुमारी पर रुक सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करके थक चुके हैं तो अर्धकुमारी से बैटरी कार भी चलती है, तो आप बैटरी कार से भी भवन तक पहुंच सकते हैं। बैटरी कार का किराया 350 रुपये होता है। बैटरी कार से आप 10 से 15 मिनट में भवन तक पहुंच जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वहां पहुंच कर बैटरी कार का टिकट ले लूँगा तो इससे आपका 5 से 6 घंटा भी निकल जाता है। उसके बाद भी मुश्किल है कि आपका नंबर आएगा भी या नहीं। अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप पहले ही अपना ऑनलाइन टिकट निकलवा लीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप पैदल चलकर कटरा से भवन तक जाते हैं तो आपका कितना समय लगेगा। ये आपकी स्पीड पर पूर्णतः डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मली रुक रुक कर आराम से चलते हैं तो भी आपको 8 से 9 घंटा लग जाता है। अब हम फाइनली माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे माता रानी के दर्शन करने हैं और यहाँ से कैसे आप प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है और कौन सा तरीका सही रहेगा। अगर आप भवन 7-8 बजे तक पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर बहुत सारे वॉशरूम बने हुए हैं। आप जल्दी से फ्रेश हो लीजिए, नहा धो लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना सामान रखवा लीजिए और जाकर माता रानी के दर्शन कर लीजिए। वहीं अगर आप भवन पर 10-11 बजे पहुँचते हैं तो उस रात आप वहीं पर स्टे लीजिए और फिर अगले सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आप माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए चले जाइए। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी आपको रोपवे का सहारा ले सकते हैं, जिसका किराया 100 से 150 रुपये होता है, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड होता है। अब अगर बजट की बात करें तो आपको टोटल बजट स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि आप कैसे 1500 रुपये में अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।